मेरे साथ इस समय मौजूद हैं लक्ष्मण सिंह मरकाम साहब, सीएम के ट्राइबल मामलों के ओएसडी हैं और उनकी फेसबुक पर एक पोस्ट देखने के बाद हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। सर, एक पोस्ट देखी मैंने, आपने यूसीसी को लेकर कहा कि ये ज़मीन जिहाद और लव जिहाद को रोकने में कामयाब होगा यूसीसी। देखिए, ये तो जैसा आपको पता है कि केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और लोगों से यूसीसी के बारे में, सामान्य लोगों से, संस्थाओं से राय मांगी है। तो चूँकि सामाजिक लोगों ने मुझसे ही पूछा और मैंने देखा कि क्षेत्र में इस विषय को लेकर बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है जनजातियों के ऊपर कि इसके आने से नुकसान होगा। तो उस दृष्टिकोण से मैंने लिखा है कि देखिए, चूँकि ये संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है और इसका उद्देश्य में संविधान सभा में जो डिबेट हुई थी उसमें बहुत स्पष्टता से ये कहा गया था कि देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि देश में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति जिनकी विशिष्ट रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा है, उसका भी संरक्षण होना चाहिए। तो आर्टिकल 44 एक तरफ देश हित में कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की बात करता है, साथ ही साथ ये जनजातीय रूढ़ी परंपरा को संरक्षण भी देता है। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदू मैरिज एक्ट में, बाकी चीज़ों में स्पष्टता से लिखा होता है कि ये जो एक्ट हैं वो जनजातीय रूढ़ी परंपरा को संरक्षण देते हैं। तो उस संदर्भ में मैंने ये बात लिखी है। और दूसरी बात जो आप देख रहे हैं कि लीगली अगर आप देखें तो जो जनजातीय भूमि पर जो पेपर में और बाकी जगह पर चीज़ें आई हैं निकल कर पब्लिक डोमेन में, उसमें देखा गया है कि जनजातीय महिलाओं को मतलब एक तरह से भ्रम में रखते हुए उनके नाम पर आदिवासी भूमि का क्रय विक्रय किया जाता है और इसमें नुकसान जनजाति बहनों का होता है और बाद में उनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो जब यूसीसी आ जाएगा, तो जब सबको समान नागरिक संहिता होगी, तो जो लोग बहुविवाह में जिनकी अनुमति है वो बहुविवाह नहीं कर पाएंगे, जिससे कि कम से कम नारी सम्मान में भी लाभ होगा और जो बहुविवाह करते हुए जनजाति बहनों के उपयोग से भूमि का क्रय विक्रय होता था उस पर भी मैं समझता हूँ अंकुश लगेगा। तो इस दृष्टि से ये बहुत सकारात्मक पहल है। रानी दुर्गावती जी का गौरव फिर से पुनर्स्थापित करने जैसी अभियान चल रहा है सरकार का, इस पर क्या कहें? देखिए, हम सबकी परम पूज्य राजमाता वीरांगना रानी दुर्गावती केवल मध्य प्रदेश या जनजाति समाज की नहीं, पूरे देश के लिए एक आदर्श हैं। आप सोचें कि 1524 में जन्मी राजमाता रानी दुर्गावती वो महाराणा प्रताप की भी आदर्श रहीं और शिवाजी महाराज की भी आदर्श रही हैं, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने उस ताकतवर मुग़ल शासन से लोहा लिया और उनका 500वां जन्मदिन, मतलब 499 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 500वां जो उनका जन्मदिन आने वाला है 5 अक्टूबर को। तो मैं समझता हूँ ये हमारे समाज के लिए गौरव का विषय है, नारी सम्मान के लिए गौरव का विषय है और देश के लिए गौरव का विषय है कि जो लोग नारी समानता की बात करते हैं उन्हें सोचना होगा कि 16वीं शताब्दी में भारत की नारी 20,000 की फ़ौज को लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी और उनके सामने कहीं बलशाली फ़ौज के सामने उन्होंने लोहा लिया, मुग़लों की सेना से लोहा लिया, उनको हराया और इतनी बड़ी सीमा पे बाज बहादुर जैसे लोग जो थे उनको भी कई बार हराया और एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में उनको प्रजावत्सला का एक जो पूरा एक तरह से सम्मान मिला। जल प्रबंधन हो, प्रशासनिक हो, एक पूरे 15-16 वर्ष के उनके शासनकाल को हम मध्य प्रदेश का स्वर्णिम काल के तहत मान सकते हैं। जो मान पश्चिम क्षेत्र में देवी अहिल्या को है, वही मान पूर्वी क्षेत्र में राजमाता रानी दुर्गावती को। हालांकि दोनों का काल भले अलग हो, हम तो ये कहते हैं कहीं यूँ ना हो कि रानी दुर्गावती ही देवी अहिल्या का पुनर्जन्म तो ना है। तो ये विषय है और बहुत हर्ष का विषय है कि भारत सरकार भी इससे 500 वर्ष को कल बड़े हर्षोल्लास से मनाएगी। तो हम सभी के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए राजमाता के 500वें वर्ष हम सब के लिए बहुत वंदनीय है और हम सब में उनके जीवन से प्रेरणा लेने का भाव पुनः जागृत हो, इस आशा से ये काम किया जा रहा है और बहुत सराहनीय काम है। अंतिम सवाल सर, पैसा एक्ट को लागू हुए वक्त हो चुका है, किस तरीके के परिणाम आप देख रहे हैं? देखिए, पैसा नियम 22 जो 2022 में लागू हुआ है और उसमें जो 89 ब्लॉक्स में हो रहा है, इतने बड़े आंदोलन में एकदम से तत्कालिक प्रभाव जो मिलने चाहिए वैसे प्रभाव
ज़मीनी स्तर पर धीरे धीरे दिखने अब शुरू हो गए हैं। सबसे प्रमुख बात जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने लोगों ने बताई वो है शांति निवारण समिति कि आपसी विवादों को गांव में ही सुलझा लेने वाली जो एक गांव बूढ़ा परंपरा है वो दोबारा इसमें स्थापित हो रही है। विवाद कम हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के बजाय लोग आपस में आपसी सहमति से चीज़ों को सुलझा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक विषय आया है। दूसरा, कल जो बात एक हमारी एक बहन ने उठाई वहाँ पर कि जो वहाँ पर आत्मनिर्भरता के माध्यम से, चाहे वो तेंदुपत्ता समितियाँ हों या ग्राम की तदर्थ समितियाँ हों, उनके माध्यम से जो पलायन को रोकने के काम इसके माध्यम से हो रहे हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत सकारात्मक है। और हमें आशान्वित रहना चाहिए क्योंकि ये एक व्यवस्था परिवर्तन का प्रकल्प है जिसमें कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है, गाँवों को सशक्तिकरण, गाँव के साथ ग्राम सभा का सशक्तिकरण की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ 1 वर्ष तक हमें देखना चाहिए कि 2023 15 नवंबर 2023 तक इसके बहुत सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। युवाओं के कंधों पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि युवाओं का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका गांव कितना आत्मनिर्भर है। तो ये कुछ बातें इसमें सकारात्मक रूप से सामने आ रही हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें कहीं ना कहीं तथ्यों की और जानकारी की कमी है। एक बार उन तक तथ्य, जानकारी या प्रशिक्षण पहुँच जाएगा तो वो भी इस पर सकारात्मक रूप से इसके साथ जुड़ पाएंगे। तो आपने मरकाम साहब को सुना, यूसीसी के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। अब आप क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।